एक 45 साल के मरीज का पेट इतना फूल गया, लोगों को लगा गैस होगी। दूसरा पेशेंट ऐसा था कि उसको इतनी सांस फूल रही थी कि 10 कदम भी वो चल नहीं पा रहा था। दोनों के शरीर से पानी निकाला गया, लेकिन क्या पानी निकाल देने से बीमारी खत्म हो जाती है? जी नहीं। असल कहानी उस पानी के अंदर छुपी थी। उस पानी की टेस्टिंग से सुराग पता चला कि उस पेशेंट को टीबी थी, या कैंसर हो सकती है, या इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर सिर्फ कमजोरी है, या लीवर की बीमारी है, या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है। और कई बार इस पानी से ये भी पता लग सकता है कि बॉडी के किसी ऑर्गन में कैंसर भी हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो असाइटिक और प्लूरल फ्लूइड जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, इनकी किस तरीके से पैथोलॉजी लैब में टेस्टिंग की जाती है, क्या क्या टेस्टिंग की जाती है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट को कैसे समझा जा सकता है और किस तरह से हम पेशेंट की जान भी बचा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनिका गुप्ता, विजन डायग्नोस्टिक सेंटर की सीनियर पैथोलॉजिस्ट, आपकी लैब वाली डॉक्टर। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये हर डॉक्टर, हर लैब टेक्नीशियन और सामान्य आदमी के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। अब ये फ्लूइड आखिर जमा क्यों होता है? हमारे शरीर में हमारे फेफड़े और हमारे पेट के ऑर्गन्स के बीच में फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए तो इसे असाइटिस या प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। अगर ये लंग्स के चारों तरफ का फ्लूइड बढ़ जाता है तो इसे प्लूरल इफ्यूजन, और अगर ये पेट के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है तो इसे असाइटिक फ्लूइड कहा जाता है। अब सवाल आता है कि ये फ्लूइड की मात्रा बढ़ क्यों जाती है, और यही पता लगाने के लिए हम लैब में टेस्टिंग करते हैं फ्लूइड का एनालिसिस। मेरे पास 2 पेशेंट आए, एक का पेट बहुत फूला हुआ था, दूसरा पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। दोनों का फ्लूइड निकाला गया और उसकी जब टेस्टिंग की गई तो फाइनल रिपोर्ट आई, पहले पेशेंट को लीवर का सिरोसिस था और दूसरे पेशेंट को लंग का कैंसर निकला। तो यही है पैथोलॉजी की ताकत, जिसमें हम इस फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं, इसकी सारी रिपोर्ट को जांचते हैं और फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो फ्लूइड हमारे पास आता है, इसके कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? हम इसे खाली देखकर ही रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि इसके बहुत सारी टेस्टिंग की जाती है। इसमें सबसे पहले इसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि ये क्लियर है या क्लाउडी है या किस कलर का है। इसके बाद में इसका सेल काउंट किया जाता है, और सेल काउंट में टाइप डिफाइन किया जाता है कि न्यूट्रोफिल्स ज्यादा है या लिम्फोसाइट ज्यादा है। उसके बाद में इसकी बायोकेमिस्ट्री की जाती है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर मेनली प्रोटीन और शुगर देखे जाते हैं। इसके अलावा LDH, अमाइलेज, ADA यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, और इसके साथ ही साग मतलब कि सीरम असाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट को देखा जाता है। इसके अलावा अगर आप इसमें सस्पेक्ट कर रहे हैं कैंसर के लिए, तो इसकी साइटोलॉजी की स्लाइड्स प्रिपेयर की जाती है और मैलिग्नेंट सेल्स को देखा जाता है कि ये नेगेटिव फॉर मैलिग्नेंसी है या इसमें कुछ मैलिग्नेंट सेल हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया जाता है तो इसके माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें इसकी ग्राम स्टेन, AFB स्टेन, कल्चर या फिर जीन एक्सपर्ट भी किया जाता है। अब सबसे पहले हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो हमारे पेट से या हमारे फेफड़ों के बाहर से जो पानी निकाला जाता है उसको हम फिजिकली देखते हैं कि उसका कलर कैसा है। अगर ये क्लियर है तो ये ट्रांसुडेट हो सकता है। अगर ये हल्के पीले कलर का है तो ये लीवर या हार्ट डिजीज हो सकती है। अगर ये मटमैले कलर का है तो ये पस हो सकता है या इन्फेक्शन को बता सकता है। अगर ये दूध जैसा सफेद होता है तो ये काइलस इफ्यूजन हो सकता है। और अगर ये रेड कलर का है तो हो सकता है ब्लीडिंग की वजह से या ट्रॉमेटिक टैप की वजह से, या फिर कैंसर भी हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है कि सेल काउंट कैसे किया जाता है। आजकल कुछ ऑटोमेटेड सेल काउंटर्स हैं जिनके द्वारा फ्लूइड का सेल काउंट किया जाता है, लेकिन कई बार ये बहुत टर्बिड होते हैं, तो फाइनली इनका मैनुअल सेल काउंट किया जाता है। इसके लिए न्यूबार चैम्बर काम में लिया जाता है। इसके लिए जो हमारे पास फ्लूइड का सैंपल आता है उसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और उसके बाद में इसको डाइल्यूट किया जाता है। इसके लिए 20 माइक्रोलीटर इस फ्लूइड का सैंपल लेते हैं और इसमें WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जिसे टर्क फ्लूइड भी कहा जाता है, उसका 380 माइक्रोलीटर लेके इसमें मिक्स किया जाता है और इसको 5 मिनट के लिए रख दिया जाता है। और ये हमारा बन गया 1:20 का डाइल्यूशन। 5 मिनट रखने के बाद में हम पिपेट के द्वारा इसको न्यूबार चैम्बर को चार्ज करते हैं, मतलब इसको टच करते हैं, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ये न्यूबार चैम्बर में फ्लूइड अपने आप कैपिलरी एक्शन के द्वारा चैम्बर में फिल हो जाता है और उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जब हम पैथोलॉजिस्ट इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसके 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वायर्स को काउंट किया जाता है और उसमें जो सेल्स आती हैं उसको डाइल्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाला जाता है। जनरली अगर आप 1:20 का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आपको 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वायर्स में काउंट करने के बाद 50 से मल्टीप्लाई किया जाता है और फाइनल सेल काउंट आ जाता है। जैसे अगर मानिए आपने 4 लार्ज कॉर्नर स्क्वायर में काउंट किया और आपके 12 सेल्स
सेल्स आ रहे हैं तो 12 × 50 = 600 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ये काउंट फाइनल किया जाता है। इसके बाद में सेल का टाइप देखा जाता है कि ये न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट या इओसिनोफिल्स कौन सी सेल्स है। इसके लिए फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसका जो सेडिमेंट होता है उससे स्मीयर बना करके उसको लीशमैन स्टेन किया जाता है। उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं कि उसमें न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट कितने हैं। अगर न्यूट्रोफिल्स ज्यादा हैं इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर लिम्फोसाइट ज्यादा हैं तो ये टीबी या मैलिग्नेंसी या किसी अदर इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर इसमें इओसिनोफिल्स ज्यादा आ रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ये कोई हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक कंडीशन या पैरासिटिक कंडीशंस या कुछ ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या कुछ कैंसर्स में भी इओसिनोफिल काउंट बढ़ सकते हैं। एक पेशेंट का प्लूरल फ्लूइड आया, जब उसका सेल काउंट किया था वो करीब 4000 था, तो उसको देख करके डॉक्टर्स घबरा गए। लेकिन जब उसका डिफरेंशियल काउंट किया गया तो 90% लिम्फोसाइट से, उसके बाद उसका एडीए टेस्ट किया गया, एडीए भी उसका हाई था और उसके फाइनल डायग्नोसिस बनाया गया बाकी टेस्ट के साथ में, तो वो था पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसका मतलब उसको टीबी का इन्फेक्शन था। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री पर, और बायोकेमिस्ट्री से हम प्रोटीन और ग्लूकोज करते हैं और यही बायोकेमिस्ट्री डिसाइड करती है कि ये फ्लूइड ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। अगर इसका प्रोटीन कम है तो ये ट्रांसुडेट है और अगर प्रोटीन ज्यादा है तो एक्सुडेट है। अब ये ट्रांसुडेट और एक्सुडेट होता क्या है और क्या जरूरी है इस फ्लूइड को डिफरेंशिएट करना कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में, तो मैं आपको बताती हूँ। ट्रांसुडेट जो होता है वो हमारी बॉडी में हाइड्रोस्टेटिक या ऑन्कोस्टेटिक प्रेशर के चेंज होने की वजह से होता है, जो कि किसी सिस्टमिक डिजीज जैसे कि लीवर सिरोसिस या हार्ट फेलियर या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। तो अगर आपका फ्लूइड ट्रांसुडेट है तो हमें इन सिस्टमिक डिजीजेस को ट्रीट करना होता है, और अगर आपका फ्लूइड एक्सुडेट है तो वो किसी लोकल इन्फेक्शन जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी टीबी, न्यूमोनिया और या किसी कैंसर की वजह से हो सकता है। तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा करके प्रॉपर कॉज को डिफाइन करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना होता है। इसलिए ट्रांसुडेट और एक्सुडेट को डिफरेंशिएट करना फ्लूइड में बहुत जरूरी है। अब इसके लिए हम लाइट्स क्राइटेरिया यूज करते हैं। लाइट्स क्राइटेरिया कहता है कि आपका प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन और सीरम प्रोटीन का रेशो अगर मोर देन 0.5 है, या फिर आपका प्लूरल फ्लूइड का एलडीएच और सीरम एलडीएच का रेशो मोर देन 0.6 है, या फिर आपके फ्लूइड का एलडीएच 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ सीरम एलडीएच है। अगर ये तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया मीट करता है तो वो फ्लूइड आपका एक्सुडेट कहलाता है, और इसमें से कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो वो आपका ट्रांसुडेट कहलाता है। इसके साथ ही जो हम फ्लूइड में प्रोटीन देखते हैं उसकी वैल्यू अगर लेस देन 3 ग्राम पर डीएल होती है तो ट्रांसुडेट होता है, और अगर मोर देन 3 ग्राम पर डीएल होती है तो वो एक्सुडेट कहलाता है। लेकिन कई बार ये लाइट्स क्राइटेरिया कुछ मिस क्लासिफाई कर देता है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स अगर डायूरेटिक्स ले रहे हैं तो उनके लिए हम साग इवेलुएट करते हैं। ये सीरम असाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट होता है, जिसमें सीरम और फ्लूइड का एल्बुमिन किया जाता है और उसका ये ग्रेडियंट मोर देन 1.2 ग्राम पर डीएल है तो ये फ्लूइड ट्रांसुडेट कहलाता है। अब ये साग क्या होता है, इसको किस तरीके से निकालते हैं। सीरम असाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट निकालने के लिए पेशेंट का सीरम और असाइटिक फ्लूइड चाहिए होता है, और फिर उसके बाद में इनका एल्बुमिन किया जाता है और सीरम एल्बुमिन माइनस असाइटिस फ्लूइड का एल्बुमिन किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू आती है उसे साग कहते हैं। अगर ये वैल्यू 1.1 ग्राम पर डीएल से ज्यादा है तो इसका मतलब है हाई ग्रेडियंट है, जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से या फिर लीवर सिरोसिस, हार्ट फेलियर या एल्कोहलिक हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है। और अगर आपका साग वैल्यू लेस देन 1.1 ग्राम पर डीएल है तो ये लो ग्रेडियंट कहलाता है, और इसके कॉजेज में ट्यूबरकुलोसिस, मैलिग्नेंसी या पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है एलडीएच ऑफ फ्लूइड। एलडीएच मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या कैंसर को इंडिकेट करता है। कई बार ये फ्लूइड एलडीएच बहुत हाई आ जाता है, जैसे कि मोर देन 1000 यूनिट पर लीटर, तो ये इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या न्यूमोनिया को। लेकिन कई एडवांस कैंसर या टीबी या रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी ये इंडिकेट कर सकता है। इसके साथ ही एलडीएच ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए और डिजीज प्रोग्रेशन की मॉनिटरिंग के लिए भी काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लूइड ग्लूकोज। अगर आपका ग्लूकोज कम है फ्लूइड में तो ये इंडिकेट करता है रूमेटॉइड डिजीज, टीबी, मैलिग्नेंसी या सीवियर इन्फेक्शन को, क्योंकि बैक्टीरिया आपके ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेते हैं, इस वजह से ग्लूकोज डाउन हो जाता है। इसलिए ये की इंडिकेटर होता है कॉम्प्लिकेटेड एम्पाइमा वाले केसेस में। साथ ही टीबी, मैलिग्नेंसी और इसोफेजियल रप्चर के केसेस में भी ग्लूकोज लो हो सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं फ्लूइड का अमाइलेज। अमाइलेज अगर हाई हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है पैनक्रेटाइटिस को या
इसोफेजियल रप्चर को। अगर प्लूरल फ्लूइड अमाइलेज टू सीरम अमाइलेज रेशियो मोर देन 1 होता है तो ये इंडिकेट करता है अक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, मैलिग्नेंसी या इसोफेजियल रप्चर को। इसके बाद हम मेजर करते हैं फ्लूइड का ट्राइग्लिसराइड। अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ रहा है तो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में भी वो वाइट कलर का दिखाई देता है और इसे कहा जाता है काइलस एफ्यूजन, जो कि अगर हमारी बॉडी में थोरेसिक डक्ट इंजरी या लिम्फोमा या कोई ट्रॉमा की वजह से हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो प्लूरल फ्लूइड में लीक हो जाता है और इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड हाई आता है। अगर फ्लूइड ट्राइग्लिसराइड 110 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा आता है तो ये डायग्नोस्टिक है काइलोथोरेक्स के लिए, हाईली इंडिकेटिव है। और अगर आपका प्लूरल फ्लूइड का ट्राइग्लिसराइड लेस देन 50 आता है तो ये रूल आउट करता है काइलोथोरेक्स को। और अगर ट्राइग्लिसराइड 50 to 110 मिलीग्राम पर डीएल के बीच में आता है तो ये बॉर्डरलाइन केसेस होते हैं और इसके लिए हमें फर्दर इवैल्यूएशन करना पड़ता है। और ये ट्राइग्लिसराइड का एग्जामिनेशन करना इसलिए जरूरी होता है, कई बार फ्लूइड क्लियर होता है या फिर बहुत हल्का सा टर्बिड होता है, लेकिन जब ट्राइग्लिसराइड हाई आता है तो उससे पता चलता है कि ये कंफर्मेटरी काइलस एफ्यूजन है। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टेस्ट आता है एडीए। एडीए मतलब एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम। जब पेशेंट को अगर टीबी है तो टीबी की वजह से लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं और एडीए का सिक्रीशन ज्यादा आ जाता है और एडीए बढ़ जाता है। लेकिन एडीए बढ़ने का मतलब हमेशा टीबी होना नहीं है, कई बार लिम्फोमा, एम्पाइमा और कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेज में भी एडीए बढ़ सकता है। इसलिए एडीए के द्वारा कभी भी सिंगल डायग्नोसिस नहीं बनाया जाता। इसके साथ पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री, उसकी सेल काउंट और अदर बायोकेमिस्ट्री को भी देखा जाता है। एक 35 ईयर का पेशेंट था, उसको लगातार फीवर, वेट लॉस और साथ ही उसके लंग्स के चारों तरफ पानी भरा हुआ था, मतलब प्लूरल इफ्यूजन। जब उसके इस इफ्यूजन वाले फ्लूइड का टेस्ट किया गया तो उसका एडीए था 92, उसका प्रोटीन भी हाई था और उसके लिम्फोसाइट से 90%। तो इसने डायग्नोस किया कि टीबी का सस्पिशन हो सकता है। इसके लिए फर्दर उस फ्लूइड का जीन एक्सपर्ट टेस्ट कराया गया और फाइनल डायग्नोसिस किया गया कि पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस था। अब इस एडीए के नॉर्मल लेवल्स लैब टू लैब वेरी कर सकते हैं। जनरली 30 यूनिट पर लीटर की कट ऑफ रेंज ज्यादातर लैब्स में होती है। अगर एडीए के लेवल मोर देन 30 यूनिट पर लीटर आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये हाईली इंडिकेटिव है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और अगर लेस देन 30 यूनिट पर लीटर है तो ये रूल आउट कर सकता है ट्यूबरकुलोसिस को। लेकिन याद रखिए, कभी भी एडीए सिंगल डायग्नोसिस नहीं होता, इसके साथ आपको बाकी सारी क्लिनिकल हिस्ट्री और अदर टेस्ट को भी साथ में ध्यान रख करके डायग्नोसिस करना चाहिए। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है मैलिग्नेंट सेल साइटोलॉजी या सेल साइटोलॉजी, जिसके अंदर हम इस फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और इसके डिपोजिट से स्लाइड को बनाया जाता है सर्कुलर मोशन में और उसके बाद में उसकी HE स्टेनिंग या MGG स्टेनिंग की जाती है। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसको स्टेन करने के बाद में हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिसमें हम सेल का शेप, साइज, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलाई, साइटोप्लाज्म, क्लस्टर्स और इसके बैकग्राउंड को देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि इसमें कैंसर सेल्स तो नहीं है। कई बार पेशेंट को पता ही नहीं होता और कैंसर का पहला सुराग इस टेस्ट के द्वारा मिलता है। एक 60 वर्ष की महिला थी जिनको बार बार प्लूरल फ्लूइड जमा हो रहा था और इनका फ्लूइड निकाल करके इनकी टेस्टिंग की गई तो एडीए हाई आ रहा था। इस वजह से इनको टीबी का इलाज दिया गया। लेकिन जब बार बार प्लूरल फ्लूइड जमा हो रहा था तो इनकी सेल साइटोलॉजी की गई और उसमें हमने देखा कि इनको एडिनोकार्सिनोमा वाली सेल से, मतलब कैंसर वाले सेल्स थे, और बाद में इसकी फर्दर टेस्टिंग की गई और लंग कैंसर को कंफर्म किया गया। अगर टाइम पर साइटोलॉजी नहीं होती तो ये कैंसर मिस हो सकता था और ये पूरी बॉडी में फैल जाता। तो इस तरह से एडीए एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। हालांकि ये हेल्प करता है टीबी के सस्पिशन में, लेकिन इसके साथ में सेल साइटोलॉजी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कैंसर को रूल आउट करने में मदद करती है। अब इसके बाद में अगर आपको इन्फेक्शन का डाउट है तो इसके माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ग्राम स्टेन में बैक्टीरिया देखा जाता है, एएफबी स्टेन में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया देखा जाता है। इसके साथ ही इसका कल्चर भी किया जा सकता है और ग्रोथ देखी जा सकती है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया और कौन सी एंटीबायोटिक देने से असर आएगा। इसके अलावा इसकी KOH या फंगल टेस्टिंग की जा सकती है और अगर टीबी का हाई सस्पिशन हो तो फ्लूइड से जीन एक्सपर्ट टेस्ट किया जाता है, जिसके द्वारा टीबी को कंफर्म किया जाता है। तो ये फ्लूइड सैंपल जितना जल्दी लैब पहुंचे उतना अच्छा, क्योंकि
काफी ज्यादा टाइम होने पर इसके सेल्स डीजनरेट होने लगते हैं और हम इसके सेल टाइपिंग का एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाते। तो इस तरह से सही कंटेनर, सही मात्रा और सही लेबलिंग और टाइम पर टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कई लोगों को लगता है पेट में पानी भर गया था, पानी निकाल दिया और बीमारी ठीक हो गई, लेकिन असली इसका ट्रीटमेंट है सबसे पहले इसकी जांच कराइए, प्रॉपर कॉज को देखिए और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि एडीए बढ़ा तो हो सकता है टीबी हो, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो फ्लूइड कई बार बिल्कुल क्लियर होता है, तो हम सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार कैंसर वाले फ्लूइड भी क्लियर दिखाई देते हैं। तो जब भी प्लूरल या असाइटिक फ्लूइड निकालें तो केवल पानी ना समझे, इसके अंदर के छिपे हुए संकेत को जरूर पढ़िए। तो इस तरह से फ्लूइड एनालिसिस में सेल काउंट, बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन, ग्लूकोज, सेल टाइप, साइटोलॉजी, एलडीएच, अमाइलेज, ट्राइग्लिसराइड, साथ ही माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट, सारे टेस्टों की अपनी अलग अलग भूमिका है। ये सारे टेस्ट कई बार मरीज के पूरे ट्रीटमेंट को भी बदल सकते हैं। तो याद रखिए, शरीर बिना वजह अपने अंदर पानी नहीं भरता। ये पानी कुछ एक संदेश लेकर के आता है और उस संदेश को सही टाइम पर पढ़ना बहुत जरूरी है, और यही काम है हम पैथोलॉजिस्ट का और पैथोलॉजी लैब का। तो सही समय पर सही जांच सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं देता, बल्कि सही टाइम पर किसी की जिंदगी को बचा भी सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और उपयोगी लगा तो आप अपने फ्रेंड्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, लैब टेक्नीशियंस और अपने फैमिली को जरूर शेयर करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें कि आप अगला वीडियो किस टेस्ट पर चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मनिका गुप्ता। आप देख रहे हैं नो योर टेस्ट, जहाँ पर हर टेस्ट को आसान भाषा में समझाया जाता है। थैंक यू।